चैप्टर 24। कभी कभी टेंटोर की पीठ पर लेटकर, कभी कभी जंगल में अकेले घूमते हुए कोराक धीरे धीरे पश्चिम और दक्षिण की ओर बढ़ता गया। वह दिन में सिर्फ कुछ मील चलता था, क्योंकि उसके सामने पूरी जिंदगी थी और उसे जाने के लिए कोई खास जगह नहीं थी। संभवतः वह और तेजी से आगे बढ़ता, लेकिन यह विचार उसे लगातार परेशान करता रहता कि हर मील की दूरी तय करने के बाद वह मेरीम से और दूर होता जा रहा था। अब वह मेरीम नहीं रही, जैसा कि पहले हुआ करती थी, ये सच है। लेकिन फिर भी वह उसे पहले की तरह ही प्रिय थी। इस प्रकार वह शेख के गिरोह के निशान पर पहुंच गया, जो उस जगह से नदी के नीचे की ओर यात्रा कर रहा था जहां शेख ने मेरीम को अपने कब्जे में लिया था और अपने खुद के घेरे वाले गांव की ओर जा रहा था। कोराक अच्छी तरह जानता था कि वह कौन था जो वहां से गुजरा था, क्योंकि विशाल जंगल में ऐसे बहुत कम लोग थे जिनसे वह परिचित नहीं था। हालांकि उसे इतने दूर उत्तर की ओर आए हुए कई साल हो गए थे। हालांकि बूढ़े शेख के साथ उसका कोई खास काम नहीं था और इसलिए उसने उसका पीछा करने का प्रस्ताव नहीं रखा। वह जितना अधिक लोगों से दूर रहेगा उतना ही अधिक खुश रहेगा। वह चाहता था कि वह फिर कभी किसी इंसान का चेहरा न देखे। लोग हमेशा उसके लिए दुख और पीड़ा लेकर आते थे। नदी ने मछली पकड़ने का सुझाव दिया और इसलिए वह इसके किनारे पर मछलियां पकड़ता रहा, अपनी पसंद के अनुसार मछलियां पकड़ता और उन्हें कच्चा ही खाता रहा। जब रात हुई तो वह नदी के किनारे एक बड़े पेड़ पर दुबक गया। वह पेड़ जहां से वह दोपहर में मछली पकड़ रहा था और जल्द ही सो गया। नुमा उसके नीचे दहाड़ते हुए उसे जगा दिया। वह अपने शोरगुल वाले पड़ोसी को गुस्से में पुकारने ही वाला था कि किसी और चीज ने उसका ध्यान खींचा। उसने सुना, क्या उसके बगल के पेड़ में कुछ था? हाँ, उसने अपने नीचे किसी चीज की आवाज सुनी जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद उसने नीचे के पानी में मगरमच्छ के जबड़े की क्लिक सुनी और फिर धीमी लेकिन स्पष्ट, जॉर्ज। भिखारी ने मुझे लगभग पकड़ लिया। आवाज जानी पहचानी थी। कोराक ने वक्ता की ओर नीचे देखा। पानी की हल्की चमक के बीच उसने पेड़ की निचली शाखा से चिपके हुए एक आदमी की आकृति देखी। चुपचाप और तेजी से बंदर जैसा आदमी नीचे की ओर चढ़ा। उसने अपने पैर के नीचे एक हाथ महसूस किया। उसने नीचे हाथ बढ़ाया और अपने नीचे की आकृति को पकड़ लिया और उसे शाखाओं के बीच से ऊपर खींच लिया। वह कमजोर तरीके से संघर्ष कर रहा था और उस पर हमला कर रहा था, लेकिन कोराक ने टेंटोर से ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जैसा कि चींटी पर दिया गया था। उसने अपने बोझ को एक चौड़ी जांघ की ऊंची सुरक्षा और अधिक आरामदेह जगह पर खींच लिया और वहां उसने उसे पेड़ की टहनी के सहारे बैठा दिया। नुमा अभी भी उनके नीचे दहाड़ रहा था, निस्संदेह गुस्से में कि उसका शिकार छीन लिया गया था। कोराक ने उसे चिल्लाते हुए बड़े वानरों की भाषा में पुकारा, पुराना हरा आंखों वाला सड़ा हुआ मांस खाने वाला, डांगों का भाई, लकड़बग्घा और जंगल की बदनामी के अन्य पसंदीदा नाम। माननीय मोरिसन बेंस ने यह बात सुनी और उन्हें यकीन हो गया कि एक गोरिल्ला ने उन्हें पकड़ लिया है। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर को टटोला और जब वे उसे होल्स्टर से चुपके से निकाल रहे थे, तो एक आवाज ने बिल्कुल अच्छी अंग्रेजी में पूछा, आप कौन हैं? बेंस ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो लगभग शाखा से गिर गया। हे भगवान, उसने कहा, क्या तुम एक आदमी हो? तुमने मुझे क्या समझा था? कोराक ने पूछा। एक गोरिल्ला, बेंस ने ईमानदारी से उत्तर दिया। कोराक हंसा। आप कौन हैं? उसने दोहराया। माननीय मॉरिसन ने पूछा, मैं बेंस नाम का एक अंग्रेज हूँ, लेकिन आप कौन हैं? वे मुझे हत्यारा कहते हैं, कोराक ने उत्तर दिया और अकुत द्वारा दिए गए नाम का अंग्रेजी अनुवाद दिया। और फिर एक विराम के बाद, जिसके दौरान माननीय मॉरिसन ने अंधेरे को चीरते हुए उस अजीब व्यक्ति की विशेषताओं को देखने का प्रयास किया, जिसके हाथों में वह गिर गया था, आप वही हैं जिसे मैंने पूर्व में महान मैदान के किनारे लड़की को चूमते हुए देखा था, उस समय जब शेर ने आप पर हमला किया था। हाँ, बेंस ने उत्तर दिया। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लड़की चुरा ली गई है, मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। चोरी, ये शब्द बंदूक से निकली गोली की तरह निकला। उसे किसने चुराया? स्वीडिश व्यापारी हैंसन। बेंस ने उत्तर दिया। कहाँ है वह? बेंस ने कोराक को वह सब बताया जो हैंसन के शिविर में आने के बाद से हुआ था।
उसके समाप्त होने से पहले ही पहली धूसर सुबह ने अंधेरे को दूर कर दिया था। कोराक ने अंग्रेज को पेड़ पर आराम से बिठाया। उसने नदी से उसका कैंटीन भरा और उसके लिए खाने के लिए फल लाए। फिर उसने उसे अलविदा कहा। मैं स्वीडिश के शिविर में जा रहा हूँ, उसने घोषणा की। मैं लड़की को वापस तुम्हारे पास ले आऊंगा। तो मैं भी जाऊंगा, बेंस ने जोर देकर कहा। यह मेरा अधिकार और कर्तव्य है, क्योंकि वह मेरी पत्नी बनने वाली थी। कोराक ने मुंह सिकोड़ा। तुम घायल हो, तुम यात्रा नहीं कर सकते, उसने कहा। मैं अकेले बहुत तेजी से जा सकता हूँ। तो फिर जाओ, बेंस ने जवाब दिया, लेकिन मैं भी पीछे आऊंगा। यह मेरा अधिकार और कर्तव्य है। जैसा आप चाहें, कोराक ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। अगर वह आदमी मरना चाहता था तो यह उसका मामला नहीं था। वो उसे खुद मारना चाहता था, लेकिन मेरिन की खातिर वह ऐसा नहीं करेगा। अगर वह उससे प्यार करती है तो उसे बचाने के लिए जो कुछ भी करना है, वह करना चाहिए, लेकिन वह उसे अपने पीछे आने से नहीं रोक सकता था। उसे ऐसा न करने की सलाह देने से ज्यादा कुछ नहीं था, और उसने यही ईमानदारी से किया। और इसलिए कोराक तेजी से उत्तर की ओर चल पड़ा, और धीरे धीरे और दर्द से लंगड़ाता हुआ जल्द ही पीछे की ओर थका हुआ और घायल बेंस आ गया। बेंस के 2 मील तय करने से पहले कोराक मालबेहन के शिविर के सामने नदी के किनारे पहुंच गया था। दोपहर के बाद अंग्रेज अभी भी थका हुआ आगे बढ़ रहा था। जब उसने अपने पीछे घोड़े के सरपट दौड़ने की आवाज़ सुनी तो उसे आराम करने के लिए कई बार रुकना पड़ा। सहज रूप से वह झाड़ियों के छिपे हुए पत्तों में चला गया और एक पल बाद एक सफ़ेद वस्त्र पहने अरब तेजी से आगे बढ़ा। बेंस ने सवार को नहीं पुकारा। उसने अरबों की प्रकृति के बारे में सुना था जो दक्षिण में इतनी दूर तक घुस जाते हैं, और उसने जो सुना था उससे उसे यकीन हो गया था कि एक सांप या तेंदुआ उतनी ही जल्दी उससे दोस्ती कर लेगा जितना कि उत्तरी क्षेत्र से आए इन खलनायक विद्रोही। जब अब्दुल कामाक उत्तर की ओर से ओझल हो गया तो बेंस ने अपना थका हुआ मार्च फिर से शुरू किया। आधे घंटे बाद वह फिर से सरपट दौड़ते घोड़ों की स्पष्ट आवाज से हैरान रह गया। इस बार बहुत सारे घोड़े थे। एक बार फिर उसने छिपने की जगह तलाशी, लेकिन संयोग से वह एक खुले मैदान से गुजर रहा था जहां छिपने का कोई मौका नहीं था। वह धीरे धीरे चलने लगा। अपनी कमजोर हालत में वह यही कर सकता था, लेकिन यह उसे सुरक्षित जगह तक ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं था। और इससे पहले कि वो खुले मैदान के दूसरी तरफ पहुंचता, सफ़ेद पोशाक पहने घुड़सवारों का एक दल उसके पीछे से तेजी से दिखाई दिया। उसे देखते ही वे अरबी में चिल्लाने लगे, जिसे वह समझ नहीं पाया, और फिर वे उसे घेर कर धमकाने लगे और क्रोधित हो गए। उनके सवाल उसके लिए समझ से परे थे, और वे उसकी अंग्रेजी भी नहीं समझ पाए। अंत में, जाहिर तौर पर धैर्य खोकर, नेता ने अपने 2 आदमियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, जिसे करने में उन्होंने बिना समय गंवाए किया। उन्होंने उसे निहत्था कर दिया और उसे एक घोड़े की पीठ पर चढ़ने का आदेश दिया, और फिर वे 2 जो उसकी रक्षा के लिए तैनात किए गए थे, मुड़ गए और दक्षिण की ओर वापस चले गए, जबकि अन्य अब्दुल कामक का पीछा करते रहे। जब कोराक नदी के किनारे पर आया, जिसके दूसरी ओर उसे मालबेहन का शिविर दिखाई दे रहा था, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह नदी को कैसे पार करे। वह बोमा के अंदर झोपड़ियों के बीच लोगों को घूमते हुए देख सकता था। जाहिर है कि हेंसन अभी भी वहां था। कोराक को मेरीन के अपहरणकर्ता की असली पहचान नहीं पता थी। वह नदी को कैसे पार करेगा? नदी के खतरों का सामना करने की हिम्मत वह भी नहीं कर सकता था। लगभग निश्चित मौत। एक पल के लिए उसने सोचा, फिर एक अजीब सी चीख निकालते हुए जंगल में भाग गया, तीखी और चुभने वाली। बीच बीच में वह रुक जाता था और सुनता था, मानो उसकी अजीब सी पुकार का जवाब मिल गया हो। फिर वह फिर से जंगल में और भी गहरे चला जाता था। अंततः उसके कानों को वह ध्वनि मिली जिसकी उन्हें लालसा थी, एक बैल हाथी की तुरही। और कुछ ही क्षणों बाद कोराक पेड़ों को चीरता हुआ तंतोर के सामने आ पहुंचा, जो अपनी सूंड को ऊपर उठाए अपने बड़े कानों को हिलाते हुए खड़ा था। जल्दी करो टेंटोर, बंदर आदमी चिल्लाया, और जानवर ने उसे उसके सिर पर झपट्टा मारा। जल्दी करो, और ताकतवर विशालकाय हाथी जंगल में भाग गया। उसके सिर के किनारों पर नंगी एड़ियों की मार से उसे दिशा मिल रही थी।
उत्तर पश्चिम की ओर कोराक ने अपने विशाल घोड़े को आगे बढ़ाया, जब तक कि वे स्वीडिश शिविर से 1 मील या उससे अधिक ऊपर नदी पर नहीं आ गए, एक बिंदु पर जहां कोराक को पता था कि वहां एक हाथी का घाट है। बिना रुके बंदर आदमी ने जानवर को नदी में जाने के लिए उकसाया और सूंड को ऊपर उठाकर टेंटोर विपरीत किनारे की ओर लगातार आगे बढ़ा। एक बार एक अनजान मगरमच्छ ने उस पर हमला किया, लेकिन घुमावदार सूंड सतह के नीचे चली गई और उभयचर को बीच से पकड़कर उसे खींचकर 100 फीट नीचे फेंक दिया। और इस तरह सुरक्षित रूप से वे विपरीत किनारे पर पहुंच गए। कोराक बाढ़ के ऊपर ऊंचा और सूखा बैठा था। फिर दक्षिण की ओर वापस टेंटोर स्थिर, निरंतर और एक ऐसी हिलती हुई चाल के साथ आगे बढ़ा जिसने बड़े जंगल के पेड़ों के अलावा किसी भी बाधा की परवाह नहीं की। कई बार कोराक को चौड़े सिर को छोड़कर ऊपर के पेड़ों पर चढ़ना पड़ा, जो इतने करीब थे कि शाखाएं हाथी की पीठ को चीर रही थीं, लेकिन आखिरकार वे उस समाशोधन के किनारे पहुंच गए जहां विद्रोही स्वीडिश का शिविर था। फिर भी उन्होंने संकोच नहीं किया या रुका नहीं। गेट शिविर के पूर्व की ओर था, जो नदी के सामने था। टेंटोर और कोराक उत्तर से आए। वहां कोई द्वार नहीं था, लेकिन टेंटोर या कोराक को द्वारों की क्या परवाह थी। बंदर आदमी के एक शब्द पर और अपनी कोमल सूंड को कांटों से ऊपर उठाते हुए टेंटोर ने बोमा को छाती से लगा लिया और उसमें से ऐसे गुजरा जैसे वह अस्तित्व में ही न हो। 1 दर्जन अश्वेत अपनी झोपड़ियों के सामने बैठे थे और उसके आने की आवाज़ सुनकर ऊपर देखने लगे। अचानक भय और विस्मय से चीखने के साथ वे अपने पैरों पर खड़े हो गए और खुले दरवाजों की ओर भाग गए। टेंटोर उनका पीछा करता। वो मनुष्य से घृणा करता था और उसने सोचा कि कोराक उनका शिकार करने आया है, लेकिन बंदर आदमी ने उसे रोक लिया। उसे एक बड़े कैनवास के तंबू की ओर ले गया जो समाशोधन के बीच में खड़ा था। वहां लड़की और उसका अपहरणकर्ता होना चाहिए था। मालबेहन अपने तंबू के सामने छतरी के नीचे एक झूले में लेटा हुआ था। उसके घाव दर्दनाक थे और उसने बहुत खून बहाया था। वो बहुत कमजोर था। उसने आश्चर्य से ऊपर देखा क्योंकि उसने अपने आदमियों की चीखें सुनी और उन्हें गेट की ओर भागते देखा। और फिर उसके तंबू के कोने से एक बहुत बड़ा जानवर निकला और टेंटोर, महान हाथी, उसके ऊपर खड़ा था। मालबेहन का लड़का अपने मालिक के लिए न तो स्नेह महसूस कर रहा था और न ही वफादारी। जानवर की पहली झलक में टूट गया और भाग गया और मालबेहन अकेला और असहाय रह गया। हाथी घायल आदमी के झूले से कुछ कदम दूर रुक गया। मालबेहन कराहते हुए डर गया। वह भागने के लिए बहुत कमजोर था। वह केवल खून से लथपथ, गुस्से से भरे छोटे छोटे गोले को घूरते हुए वहीं पड़ा रह सकता था और अपनी मौत का इंतजार कर सकता था। तभी उसे आश्चर्य हुआ जब एक आदमी हाथी की पीठ से फिसलकर जमीन पर आ गिरा। लगभग तुरंत ही मालबेहन ने उस अजीब आकृति को पहचान लिया जो वानरों और बबूनों के साथ रहने वाले प्राणी की थी। जंगल का वह सफेद योद्धा जिसने राजा बबून को आज़ाद किया था और बालों वाले शैतानों की पूरी गुस्सैल भीड़ को उसके और जेनसेन पर ले आया था। मालबेहन और भी नीचे की ओर झुक गया। लड़की कहाँ है? कोराक ने अंग्रेजी में पूछा। कौन सी लड़की? मालबेहन ने पूछा। यहाँ कोई लड़की नहीं है, सिर्फ मेरे लड़कों की लड़कियां हैं। क्या तुम उनमें से किसी को चाहते हो? वह गोरी लड़की, कोराक ने उत्तर दिया। मुझसे झूठ मत बोलो, तुमने उसे उसके दोस्तों से फुसलाया है। वह तुम्हारे पास है। वह कहाँ है? मैं नहीं था, मालबेहन ने चिल्लाते हुए कहा। यह एक अंग्रेज था जिसने मुझे उसे चुराने के लिए काम पर रखा था। वह उसे अपने साथ लंदन ले जाना चाहता था। वह जाने को तैयार थी। उसका नाम बेंस है। अगर तुम जानना चाहते हो कि लड़की कहाँ है, तो उसके पास जाओ। मैं अभी उसके पास से आया हूँ, कोराक ने कहा। उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। लड़की उसके पास नहीं है। अब झूठ बोलना बंद करो और मुझे सच बताओ। वह कहाँ है? कोराक ने स्वीडिश की ओर एक धमकी भरा कदम बढ़ाया। मालबेहन दूसरे के चेहरे पर क्रोध देखकर सिकुड़ गया। मैं तुम्हें बताऊंगा, वह चिल्लाया। मुझे नुकसान मत पहुंचाओ और मैं तुम्हें वह सब बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। मेरे पास लड़की थी, लेकिन ये बेंस था जिसने उसे अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए राजी किया। उसने उससे शादी करने का वादा किया था। वह नहीं जानता कि वह कौन है, लेकिन मैं जानता हूँ,
और मैं जानता हूँ कि जो कोई भी उसे उसके लोगों के पास वापस ले जाएगा, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। यही एकमात्र इनाम था जो मैं चाहता था, लेकिन वह भाग निकली और मेरी एक डोंगी में बैठकर नदी पार कर गई। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन शेख वहां था, भगवान जाने कैसे, और उसने उसे पकड़ लिया और मुझ पर हमला कर दिया और मुझे वापस खदेड़ दिया। फिर बेंस आया, गुस्से में क्योंकि उसने लड़की को खो दिया था, और मुझे गोली मार दी। अगर तुम उसे चाहते हो तो शेख के पास जाओ और उससे उसे मांग लो, वह बचपन से ही उसकी बेटी है। वह शेख की बेटी नहीं है, कोराक ने पूछा। वह नहीं है, मालबेहन ने उत्तर दिया। तो फिर वह कौन है? कोराक ने पूछा। यहाँ मालबेहन को अपना मौका नजर आया। संभवतः वह अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता था, इससे वह अपनी जान भी वापस खरीद सकता था। वह इतना भोला नहीं था कि यह विश्वास कर सके कि यह क्रूर वानर मानव उसे मारने में कोई संकोच करेगा। जब तुम उसे पा लोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा, उसने कहा, अगर तुम मेरी जान बख्शने और इनाम में से कुछ मेरे साथ बांटने का वादा करोगी। अगर तुम मुझे मार भी दोगी तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि सिर्फ शेख को ही पता है और वो कभी नहीं बताएगा। लड़की खुद भी अपनी उत्पत्ति के बारे में नहीं जानती है। अगर तुमने मुझे सच बताया है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कोराक ने कहा। मैं अब शेख के गांव जाऊंगा और अगर लड़की वहां नहीं है तो मैं वापस आकर तुम्हें मार डालूंगा। जहां तक तुम्हारे पास मौजूद दूसरी जानकारी का सवाल है, अगर लड़की को वह चाहिए तो हम उसे तुमसे खरीदने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। हत्यारे की आंखों में नजर और खरीद शब्द पर उसका जोर मालबेहन को ज्यादा आश्वस्त नहीं कर रहा था। जाहिर है, जब तक उसे भागने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता, तब तक ये शैतान उसके साथ खत्म होने से पहले उसका रहस्य और उसकी जिंदगी दोनों ही हासिल कर लेगा। वह चाहता था कि वह चला जाए और अपने बुरी नज़र वाले साथी को अपने साथ ले जाए। उसके ऊपर लहराता हुआ विशाल शरीर और उसकी हर हरकत पर नजर रखने वाले हाथी की बदसूरत छोटी आंखें मालबेहन को परेशान कर रही थीं। कोराक ने खुद को आश्वस्त करने के लिए स्वीडिश के तंबू में कदम रखा कि मेरिम वहां छिपी नहीं है। जब वह नजरों से ओझल हुआ तो टैंटोर, जिसकी आंखें अभी भी मालबेहन पर टिकी हुई थीं, उस आदमी के पास एक कदम बढ़ा। हाथी की नज़र बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन विशाल हाथी ने स्पष्ट रूप से इस पीले दाढ़ी वाले सफ़ेद आदमी पर पहले से ही संदेह किया था। अब उसने अपनी सांप जैसी सूंड को स्वीडिश की ओर बढ़ाया, जो अपने झूले में और भी ज्यादा सिकुड़ गया। संवेदनशील अंग ने भयभीत मालबेहन के शरीर को आगे पीछे महसूस किया और सूंघा। टेंटोर ने धीमी, गड़गड़ाहट वाली आवाज निकाली। उसकी छोटी छोटी आंखें चमक उठीं। आखिरकार उसने उस प्राणी को पहचान लिया जिसने कई साल पहले उसके साथी को मार डाला था। टेंटोर, हाथी, कभी नहीं भूलता और कभी माफ नहीं करता। मालबेहन ने अपने ऊपर राक्षसी चेहरे में जानवर के जानलेवा इरादे को देखा। उसने कोराक से जोर से चिल्लाया, बचाओ, बचाओ, शैतान मुझे मारने वाला है। कोराक ने तंबू से भागकर देखा कि क्रोधित हाथी की सूंड ने जानवर के शिकार को घेर लिया है, और फिर झूला, छतरी और आदमी को टेंटोर के सिर के ऊपर लटका दिया गया। कोराक जानवर के सामने कूद गया, उसे अपने शिकार को बिना किसी नुकसान के नीचे गिराने का आदेश दिया, लेकिन वह अनंत नदी को अपना रास्ता बदलने का आदेश भी दे सकता था। टेंटोर ने बिल्ली की तरह चक्कर लगाया, मालबेहन को धरती पर फेंक दिया और बिल्ली की तरह फुर्ती से उसके ऊपर घुटने टेक दिए। फिर उसने अपने शक्तिशाली दांतों से उस पर सींग मार दिए, अपने क्रोध में तुरही बजाते और दहाड़ते हुए, और अंत में यह विश्वास करते हुए कि कुचले और फटे हुए मांस में जीवन की एक छोटी सी चिंगारी भी नहीं बची है, उसने आकारहीन मिट्टी को उठाया जो स्वयं मालबेहन थी और छतरी और झूला में उलझी हुई खूनी सामग्री को बोमा के ऊपर से जंगल में फेंक दिया। कोराक दुखी मन से उस त्रासदी को देख रहा था जिसे वो खुशी खुशी टाल सकता था। उसे स्वीडिश से कोई प्यार नहीं था, बल्कि केवल नफरत थी, लेकिन वो उस व्यक्ति को उस रहस्य की खातिर बचाए रखता जो उसके पास था। अब वो रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो चुका था जब तक शेख से उसे उजागर नहीं करवाया जाता, लेकिन कोराक को उस संभावना पर बहुत कम भरोसा था। वानर मानव,
शक्तिशाली टेंटोर से इस प्रकार निडर था मानो उसने अभी अभी उसके द्वारा किसी मानव की हत्या होते हुए नहीं देखा था। उसने जानवर को पास आने और उसे अपने सिर पर उठाने का संकेत दिया, और टेंटोर उसके कहे अनुसार आया, एक बिल्ली के समान विनम्र और हत्यारे को कोमलता से ऊपर उठा लिया। जंगल में अपने छिपे हुए स्थानों की सुरक्षा से मालवेहन के लड़कों ने अपने स्वामी की हत्या देखी थी, और अब बड़ी भयभीत आंखों से उन्होंने उस अजीब सफेद योद्धा को अपने क्रूर घोड़े पर सवार होकर जंगल में उसी स्थान पर गायब होते देखा जहां से वह उनकी भयभीत दृष्टि में आया था।